नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। मुद्दा आपका में आज बात, आज संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को शीघ्र प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास लोकसभा में अपेक्षित विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि महिलाओं को विधायिकाओं में उनका न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पूरी मजबूती के साथ सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया था और सरकार का स्पष्ट पक्ष रहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अब और टाला नहीं जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन को साफ ये कहा कि ये प्रयास किसी क्षेत्र या राज्य के साथ अन्याय करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और अधिक न्यायपूर्ण, सहभागी और संतुलित बनाने के लिए है। सरकार का तर्क है कि 2023 में पारित कानून को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और विधायी ढांचा तैयार करना जरूरी था और इसीलिए ये 3 बिल इस बार बजट सत्र के विस्तारित दिनों में लेकर आए गए। हालांकि विपक्ष का सहयोग नहीं मिला, इस रास्ते पर आपत्तियां उठाई गई, व्यापक सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सरकार ने महिलाओं की राजनीति सशक्तिकरण के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और यही इस प्रयास की सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक शक्ति है। तो अब आगे नजर इस बात पर रहेगी, क्या महिला प्रतिनिधित्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर संसद सहमति या नया रास्ता निकाल पाती है। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं, समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका उनसे परिचय करवा दूं। अपराजिता सारंगी जी हैं, बहुत स्वागत है मैम, आप लोकसभा सांसद हैं भुवनेश्वर से। साथ ही लता वानखेड़े जी हैं, लोकसभा MP, आप सागर से। लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं कि आज पूरी बहस जो दिन भर चली, तीखी नोकझोंक चली, उसके बाद गृह मंत्री जी ने उसका क्या जवाब दिया, आइए एक बार देख लेते हैं। तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है, ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और आइए रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। अपराजिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सरकार ने बहुत कोशिश की और आधी आबादी जिस उम्मीद के साथ आज टकटकी लगाए हुए संसद की ओर देख रही थी, आज कहीं ना कहीं निराशा मिली है। विपक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या खास वजह रही? विपक्ष आखिर क्यों इतना अड़ा था डिलिमिटेशन को लेकर या सेंसस को लेकर? क्योंकि महिला आरक्षण वो कह रहे हैं कि हमें स्वीकार है, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं। 27 वर्षों के बाद देश की आधी आबादी को ऐसा महसूस हो रहा था उनकी विजय होगी और संसद में और विधानसभाओं में हमारी महिलाएं आएंगी, निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा था। पूरे देश में भी एक बहुत ही अच्छा माहौल था, सकारात्मक माहौल था और ये जो तीनों बिल आगत हुए इनके पक्ष में माहौल बना था। दुख की बात यह है कि जितने भी इंडी अलायंस के सदस्य थे, इन लोगों ने अपने अहम की भेंट इन तीनों बिलों को चढ़ा दी। और देखिए, इन तीनों बिलों का सवाल नहीं है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ। वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ही इन तीनों बिलों को उपस्थापित किया गया था। तो अगर ये 3 बिल चले गए तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी अर्थहीन हो गया। दुख की बात यह है कि देखिए, जो महिलाएं हैं, आधी आबादी हैं, सिर्फ 13.6% संसद में बैठती हैं, 10% विधानसभाओं में बैठती हैं और अगर आप ग्लोबल एवरेज लें तो यह 27.5% है। तो भारत की स्थिति ऐसी है, स्थिति में जिस तरह उन लोगों ने आज बर्ताव किया,
जिस तरह सारी बातें रखने के बाद हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से रखी, सारे सांसदों ने भी सहभागिता दिखाई थी, लेकिन मुझे लगता है यह अहंकार के अलावा और कुछ नहीं, और सारे के सारे महिला विरोधी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो महिलाएं हैं बड़ी संवेदनशील होती हैं, या आधी आबादी कभी भी कांग्रेस को और उनके साथियों को माफ करेगी, क्षमा करेगी। और एक ही बात मैं कह के अपना वक्तव्य शेष करूंगी कि आज हम झुके हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। महिलाओं के लिए हम काम करते रहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर डाउन बट नॉट आउट। जी, लता वानखेड़े जी, जैसा कि मैम भी रिफर कर रही थी, लोकसभा में 14%, राज्यसभा में चलिए 18%, लेकिन देश की विधानसभाओं में देखें तो 10% या उससे भी कम, और जो ग्लोबल एवरेज है उन्होंने बता दिया 27-28% के आसपास। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयास था जो कि सरकार कर रही थी, और पूरी उम्मीद लग रही थी कि हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, लेकिन विपक्ष के अहंकार, जैसा कि मैम ने कहा, इसे पास नहीं होने दिया। मैं आपका सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने देश की नारी को सशक्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसी में एक कदम ये भी था कि देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण राज्य विधानसभा में और लोकसभा में दिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा 2023 में यह अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन अब उसको लागू करने की जब बात थी तो हमारे 3 जो संशोधन बिल लाए गए थे उस पर लगातार चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष ने उस पर अपनी बात रखी। लेकिन हम कल से लगातार चर्चा सुन रहे हैं, उन्होंने जितने भी लोगों ने इस पर चर्चा की, निरंतर इसका विरोध किया, और उनका विरोध का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि महिला आरक्षण लागू ना हो, क्योंकि वो महिला विरोधी हैं। और जिस तरह से आज ये हमारे डिवीजन हुआ और डिवीजन में हमारा बहुमत कम हुआ, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है इस बात का कि टीएमसी की महिलाओं ने संसद के अंदर डांस किया, इतनी खुशियां मनाई। ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है, जहां देश की नारी अपने अधिकार, अपने हक के लिए इतना ज्यादा खुश थी। पूरे देश में सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उत्सव मनाए जा रहे थे, पदयात्राएं निकाली जा रही थी, जिस तरह से महिलाओं ने अपना हक मिलने पर जो खुशियां जताई, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने जो कृतज्ञता ज्ञापित की, तो उस आधी आबादी का जो दिल तोड़ा गया है आज, तो ये देश की आधी आबादी कभी यूपीए की विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की नीति, नियत और नेतृत्व जो हमारा है, और उन्होंने जो ठाना था कि हम अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, संसद में, विधानसभाओं में अब हमारी बहनें बैठेंगी, वो अब निर्णय की क्षमता में भागीदार बनेंगी, तो उनकी उस आशा को, उस आकांक्षा को नष्ट करने का, तार करने का जो काम आज विपक्ष ने किया है, तो उसके लिए देश की आधी आबादी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अपराजिता जी, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 की बात हो, परिसीमन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, ये रास्ता बनाने के लिए लाए गए थे कि ये जो है हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो 2029 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि हम बहुत देरी पहले ही कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उन्हें कोई उपहार नहीं दे रहे, कोई गिफ्ट या कोई एहसान नहीं कर रहे उन पर, ये उनका हक है, हम पहले ही देरी कर चुके हैं, अब और नहीं। लेकिन इन तीनों पर ही, और खासकर परिसीमन बिल पर और संविधान संशोधन पर भी कुछ हद तक विपक्ष को बड़ी आपत्तियां थी। देखिए, ये कभी नहीं मैं मानूंगी कि ये लोग तीनों बिल के मर्म को नहीं समझ रहे थे। सब अभिज्ञ लोग हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, और इंडिया अलायंस के सारे लोग इस बात को समझ रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें यह डर था कि सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को चला जाएगा और महिलाएं उनके साथ हो जाएंगी। तो मैं तो कहूंगी कि उन्होंने गंदी राजनीति की है। गंदी राजनीति के अलावा यह कुछ नहीं है। आधी आबादी के अधिकार का सवाल था। 273 महिलाएं अगर लोकसभा के अंदर बैठती तो कहीं ना कहीं उन्हें इनसिक्योरिटी की भावना होती। तो कहीं ना मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग हैं, उसमें सबसे दुखद है कि बहुत सारी महिलाएं जो सांसद हैं और जो इंडिया अलायंस की सदस्या हैं, उन्होंने भी अजीब हरकतें की और बहुत ही आनंद का प्रदर्शन किया, बड़ी प्रफुल्लित लगी, और उन्होंने इन तीनों बिलों के विरोध में वोट किया।
तो ये बहुत दुखद है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अभी भी कहूँगी कि महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और वो चाहती हैं कि सिर्फ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में न रहें, नीचे न रहें। 14 लाख के आसपास वो वहाँ हैं, उनकी इच्छा है ऊपर आने की। तो ये एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें दिया था। और ये जो हमारा जो लोकतांत्रिक हमारी यात्रा है 1947 से लेकर अभी तक की, इसमें जहाँ जहाँ छोटी मोटी त्रुटियाँ थीं उन्हें संशोधित करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया। आप 370-35A को विदाई देने की बात ले लें, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात ले लें, आप ट्रिपल तलाक की बात ले लें, एक पर एक मैं कह दूं, हर जगह इन लोगों ने जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम हुए, सृजनात्मक कार्य थे, सबका विरोध किया। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पुनरावृत्ति करूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर सकारात्मक क्रिया के बाद इनकी लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया आती रही और आज भी वही हुआ। यह कहीं ना कहीं अहंकार का प्रदर्शन था और यह डर था कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी, इनकी प्रसिद्धि और इनकी लोकप्रियता महिलाओं में अधिक न बढ़ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को एक यंत्र के रूप में इनके साथ व्यवहार करना सही नहीं है। अब महिलाएं इसका बदला ज़रूर लेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जी बिल्कुल। लता जी, 2023 की अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा से ध्वनि मत से इसी विपक्ष ने साथ देकर इसे पास करा दिया। उस समय इन्होंने पास करा दिया, ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, और इस बार इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, जब बिल पास हुआ तो उन्होंने श्रेय लेने के लिए, अपने आप को महिला हितैषी बताने के लिए उस समय तो समर्थन किया। 2024 में चुनाव भी थे। बिल्कुल। लेकिन आज जब उसको लागू करने की बात आई तो जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में उनके जो हाव भाव थे, उनके जो लोग बोल रहे थे, उनकी जो अंदर आत्मा से जो विरोध आ रहा था महिला आरक्षण के प्रति, तो वो हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वर्चस्व की लड़ाई है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आए, नारी शक्ति आगे आए, और पुरुष प्रधान उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो गंदी मानसिकता है महिलाओं के प्रति, उनकी जो सोच है, उसका आज उन्होंने प्रदर्शन किया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। अपराजिता जी, 2023 में जब बिल पास हुआ तो जो दो मुख्य अड़चने आ रही थी, एक तो सेंसस को लेकर और उसके बाद डिलिमिटेशन को लेकर, उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है, मुहर तो लग गई, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें डिले हो रहा था, काफ़ी डिले हो रहा था, क्योंकि हमें डिलिमिटेशन और सेंसस का वेट करना पड़ता। और इसी जो रुकावटें थी, इसे दूर करने का सरकार ने प्रयास किया इस बार, जैसे विपक्ष ने असफल कर दिया। कितना ज़रूरी था ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना, ताकि जो हक हुकूक की लड़ाई भारतीय महिलाएं लड़ रही हैं, और कम से कम इस सरकार ने वो कोशिश की, उनका साथ दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कितना जरूरी था? देखिए, हम संसद की कार्यविधि को हमारे संविधान के अनुसार चलाते हैं, और मैं कह दूं कि कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी। सेंसस और डिलिमिटेशन भी दो प्रक्रियाएं हैं। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कार्यकारी करना है तो निश्चित तौर पर हमें लोक संख्या या जनगणना करनी होगी, और दूसरा है परिसीमन के जो कार्य हैं उसे संपादन करने ही होंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या लोक संख्या, एक कितने सीट्स हम एलोकेट वहाँ करेंगे, और तीसरी बात, बड़ी बात है कि वो जो टेरिटोरियल बाउंड्री की बात होती है वो कैसा रहेगा। तो जब तक यह नहीं होता है तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि किस कंस्टिट्यूएंसी को, किस निर्वाचन क्षेत्र को, वो संसद की हो या फिर विधानसभा की हो, रिजर्व किया जाए, न रिजर्व किया जाए। आप जानती हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का आरक्षण तो था, लेकिन इसमें SC/ST कंपोनेंट भी था। तो 33% महिलाएं, और उन 33% में हमें 33% SC/ST महिलाओं को भी देना था। तो ये बहुत ही व्यापक विस्तृत कार्य था। तो इसकी वजह से कुछ संवैधानिक प्रक्रियाओं को हमें मानना था। लेकिन देखिए, सेंसस और परिसीमन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक महीने या एक साल में हो जाएगा। इसमें 6 साल लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2002 में जब डिलिमिटेशन का कार्य शुरू हुआ, उसके जो प्रस्ताव आए वो 2008 में आए, 6 वर्ष लगे। तो अगर आप कितना भी कार्य करें, कितनी भी द्रुत गति से करें, लेकिन समय लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि हम इसे 3 वर्षों में खत्म करें और 2029 में इसे लागू करें।
मुझे लगता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है, हमारी पार्टी की सोच को दर्शाता है। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, यह लड़ाई जारी रहेगी। और इसी वजह से देखिए आज के दिन अगर हम ये सेंसस और डिलिमिटेशन कर पाते तो जिस तरह का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शित किया था, 3 वर्षों में ही हम यह कार्य कर देते और 2029 में हम लागू कर देते, आधी आबादी को न्याय मिल जाता। जी लता जी, विपक्ष की जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो ये कह रही थी कि नारी शक्ति वंदन को डिलिमिटेशन और सीटों के बंटवारे के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए, सीटें बढ़ाने की क्या जरूरत है, 550 से 850 करने की क्या जरूरत है। तो नई सीट संरचना को लेकर बड़े घबराए हुए थे। शशि थरूर ने तो ये कह दिया कि गिफ्ट रैप्ड इन अ बार्ब्ड वायर। तो मैं चाहूंगी कि आखिर विपक्ष को डिलिमिटेशन और सीटों के ज्यादा इजाफे से क्या घबराहट थी, क्योंकि आपकी सीट तो कहीं नहीं जा रही है और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो मौजूदा संरचना है उसी में दे दीजिए? देखिए वही तो बात है, वही तो डर है। एक तो वैसे ही उन लोगों से जनता का उन पे विश्वास खत्म हो गया है। जिस तरह से उन्होंने आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई है, वो एक वैश्विक नेता बने हुए हैं, तो उनको एक तो वो डर सताता है कि अब हम बिल्कुल समापन की ओर उनका काम है। और उनको लगता था कि यदि हम इसका विरोध नहीं करेंगे और परिसीमन हो जाएगा, महिलाओं को आरक्षण हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपने वजूद का खतरा था, अपनी सीटों का खतरा था। इसलिए उन्होंने इस तरह का कार्य किया। चूंकि हम सब ने उनको बार बार हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आग्रह किया, सामंजस्य बनाने की बात की, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति, उनको जो उन्होंने जो ठान लिया था कि महिलाओं, क्योंकि वो महिला विरोधी हैं, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, इसलिए उन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा करके और इस बिल को गिराने का काम किया है। अपराजिता जी, क्या आप ये मानती हैं कि बहस सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित न रहकर फेडरल बैलेंस पर चली गई? क्योंकि कुछ विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से डिलिमिटेशन के बाद जो होगा उसमें जनसंख्या के आधार पर जो कुछ दक्षिण राज्य और कुछ और अन्य राज्यों की जो सीटें हैं वो घटेगी, उनका प्रोपोर्शन जो है वो घटेगा। हमने दक्षिण राज्यों ने जो है जनसंख्या को कंट्रोल करके रखा तो हमें ये इनाम मिलेगा और नॉर्थ के राज्यों को उसका फायदा मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी आशंका को दूर करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि 50% हर जगह सीट्स बढ़ा दी जाएगी। तो जो जहाँ जितना है उसमें 50% का इजाफा होता। और इस बात को 2 बार, कल भी और आज भी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा। और आज तो ऐसी नौबत आई, एक समय आया जब उन्होंने कहा कि हम 1 घंटा इसे रोकते हैं, हमारी बातचीत को, संसद को रोकते हैं और 1 घंटे में मैं अमेंडमेंट लेकर आता हूँ, मैं वो भी तथ्य लेकर आता हूँ कि 50% सरकार ने बढ़ा दिया। लेकिन देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो समझते नहीं हैं और दूसरे जो समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें भय था कि महिला आरक्षण मोदी जी के समय में न हो जाए, और इसी वजह से ये जो अहंकार का प्रदर्शन था, मैं कहूँगी। और अभी भी मुझे लगता है कि ढंग से इन्होंने बिल को भी समझा नहीं, पढ़ा नहीं और समझने की कोशिश नहीं की। कभी भी कहीं नहीं कहा गया कि 2014 की लोक संख्या को देखकर हम एलोकेट करेंगे सीट्स, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया 50% सबका। और मैं बताना चाहूंगी, अमित शाह जी ने भी बोला, क्लियर किया। और मैं बता दूं कि 1976 में वो परिसीमन का कार्य जो हुआ था, जितने सीट्स दिए गए थे 543 सीट, वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि 50 साल निकल गए हैं। तो 50 साल के बाद कभी न कभी तो यह करना है, तो क्यों नहीं अभी? बिल्कुल, हम तो सोच रहे थे यही समय है और सही समय है। लेकिन दुख की बात यह हुई कि आज 50 साल के बाद भी परिसीमन करने की व्यवस्था को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि बस मोदी जी का विरोध करना है इसलिए करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जनता, आधी आबादी, देश की आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं। लता जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ये मोदी जी के शासनकाल में कहीं पास ना हो जाए, तो आपका तो बड़ा लंबा शासनकाल रहा, पास कर देना चाहिए था, ले आना चाहिए था, लेकिन आपने वो भी जहमत नहीं उठाई। यहाँ पर जो विपक्ष की तीसरी बड़ी आपत्ति, मैं उसके साथ आप पर आना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन के पीछे छुपकर उसकी आड़ में आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो मैप है वो चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनल।
ये आप आरोप को, इसको किस तरह से देखती हैं, इस पे क्या जवाब देंगे देखिए, आप? हमारे अभी गृह मंत्री जी ने जो बात रखी, जो पक्ष रखा पूरी चर्चा का, उन्होंने जवाब दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से अभी हमारी बहन अपराजिता जी ने कहा कि हर जगह 50-50% बढ़ाने की उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा किसी के साथ भेद नहीं होगा, ना दक्षिण के साथ ना उत्तर के साथ, समकक्ष कार्य होगा और इस परिसीमन से लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। लेकिन जब कोई मन में ठान लेता है कि हमें वो चीज़ नहीं करना है, तो उसमें कई किंतु परंतु वो लोग लगाते हैं, और उन्होंने लगाया, और वो अपने मंसूबों पे, जो उनके खराब मंसूबे थे, उस पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, देश की आधी आबादी से मैं कहना चाहती हूँ कि नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व, हमारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, तब तक आधी आबादी को निराश होने की जरूरत नहीं है। वो जरूर रास्ता निकालेंगे, और एक दिन आधी आबादी को उनका हक मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की मैं बात करूं, तो बहुमत भी उनका था, हुकूमत भी उनकी थी, 70 साल उन्होंने इस देश पे राज किया। लेकिन उनकी यदि नीति होती, उनके पास नियत होती, तो वो तभी महिला आरक्षण बिल पास कर देते। ये हमारी महिलाओं को, हमें और हम सबको समझने की आवश्यकता है। उनकी जो अंदर की मानसिकता है, उसको समझने की आवश्यकता बिल्कुल है। 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद वो पल आया था, और निश्चित रूप से हम खुशी देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें देश भर से आ रही थी, उत्साह एकदम चरम पर था। कोई एक क्षेत्र नहीं था जहां पर चाहे बच्चियां हों या बड़े हों, बुजुर्ग हों, सारी महिलाएं जो है वो उज्जवल भविष्य देख रही थी। क्योंकि भारत तो अब वुमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो नीति निर्माण में तो महिलाओं क्या प्रेजेंटेशन तो बढ़ना ही चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैं सारंगी जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हरसिमरत जी ने भी कहा कि फेडरल फेयरनेस और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का ये मामला है। उन्होंने कहा कि सेंसस और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि इसके बिना सेंसन लिंक्ड जो डिलिमिटेशन की बात कर रही है, उससे आगे बढ़ाना सही नहीं है। आप उनको क्या जवाब देंगी? क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन जो कर रहे हैं, सेंसस की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं या तो खुद कंफ्यूज थे या कंफ्यूज कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि सेंसस और डिलिमिटेशन अगर हम पूरी प्रक्रिया को करें तो करीबन, जैसा कि मैंने कहा, 5-6 साल लग जाते। 2029 हमारे हाथ से निकल जाता। प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे शुभस्य शीघ्रम, अगर एक अच्छा कार्य हुआ है 2023 में तो उसे लागू किया जाए। लेकिन सेंसस समय लगेगा, परिसीमन में भी समय लगेगा, डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और डिलिमिटेशन कमीशन हर एक राज्य में जाके कार्य करेगा, समय लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक फॉर्मूला निकाला, और उसके बाद वही फॉर्मूले को आज और कल हम लोगों ने उस पर चर्चा की। फॉर्मूला ये कि हम 2011 के पॉपुलेशन को देखकर हम परिसीमन करेंगे, लेकिन वो पॉपुलेशन, वो लोक संख्या को हम एलोकेशन ऑफ सीट्स पर नहीं लाएंगे, हम सीधा 50% कर देंगे। तो सेंसस, जहाँ तक सेंसस की बात है, हम ये सेंसस चलता रहे 2027-28 तक, ये सेंसस चलता रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक परिसीमन का सवाल है, वो अलग हो जाए इससे। 2011 में हम इसे अलग कर दें और सीधा का सीधा 50%। तो समय बचाने के लिए एक अच्छा फार्मूला, बड़ा मैं तो कहूँगी प्रैक्टिकल फार्मूला सरकार लेकर आई थी। इससे अच्छा फार्मूला हो ही नहीं सकता है। मैंने इसे व्यक्तिगत तौर पर इसका परीक्षण भी किया, निरीक्षण भी किया। मैं लगातार इसी सब कार्य से जुड़ी रही हूँ 24 वर्षों तक, तो मैं जानती हूँ कि बहुत ही अच्छा फार्मूला सरकार लाई थी। और इसके बाद ये लोग समझना नहीं चाहते थे, नहीं समझे, क्योंकि इनका अहम आज बोल रहा था, और ये सारे लोग मिलकर इन्होंने सरकार के विरुद्ध में इन्होंने ठान ली, खड़े होंगे। और लेकिन मैं जैसा मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहूँगी, वी आर डाउन बट नॉट आउट। महिलाओं के साथ हम लगातार खड़े रहेंगे। हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ी रहेगी, और हम आज न कल निश्चित तौर पर महिलाओं को विजय दिला के रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, जो संकल्प है हमारा वो सिद्धि तक पहुंचना ही है, क्योंकि उसके साथ नारी शक्ति की शक्ति तो जुड़ी ही है। आपका टेक। देखिए, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी देश में काम कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि इंडिया फर्स्ट। उनका कहना है कि हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास
जिस तरह से उन्होंने ये मंत्र भारत की जनता को दिया है, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उनका भी विकास होने की बात होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पे हमें पूरा यकीन है। तो मैं बहनों से बस एक ही आग्रह करना चाहती हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री बैठे तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं कल वो रास्ता निकलेगा और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। ये हक की लड़ाई है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जी बिल्कुल, कहते हैं संकल्प अगर सही है तो सिद्धि तो होनी ही है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि कल भी रात 1:30 बजे तक आप लोग लोकसभा में थे, चर्चा कर रहे थे, और आज भी सुबह से लेकर अभी तक तो मेहनत बहुत हुई है, विचार मंथन भी हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से एक संदेश तो गया ही है और इस संदेश का जो असर है वो दूर तक जाएगा और एक दिन जो सूरज है नारी शक्ति के उदय का वो खिल चुका है, वो और रोशनी बिखेरेगा जल्दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया संसद टीवी पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।